बड़ी खबर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बड़ी तादाद में युवा मौजूद हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग यहां पर इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर छात्र संघ चुनाव पर जो लगी रोक है, जो चुनाव स्थगित किए गए हैं, उन स्थगित चुनावों को बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है और यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी प्रदर्शन कर रही है। छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुणाल भटनागर मेरे सहयोगी जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा कुणाल के पास ले चलते हैं आपको। कुणाल, क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आप? दीपक, देखिए, छात्र संघ चुनाव की जो मांग है उसका मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस समय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद हूं। यहां पर मैं सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो एबीवीपी के छात्र हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब क्योंकि यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से बाहर आकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात यहाँ पर हैं और लगातार क्योंकि मांग इनके द्वारा की जा रही है, हम बातचीत कर लेते हैं कि लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है छात्र संघ चुनाव की और लगातार मांग की जा रही है अभिनव आपके द्वारा, और क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अब सरकार आपकी है। देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव बंद किए, विद्यार्थी परिषद आज उसके विरोध में है। आज वो लोग आकर के सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उस समय उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए छात्र संघ चुनाव बंद किए। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, ये सरकार से भी हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव ने अनेकों लीडर दिए। छात्र संघ चुनाव केवल एक चुनाव मात्र नहीं है, ये छात्रों की आवाज उठाने वाला एक ऐसा मंच है। अनेकों छात्र संघ से निकल करके संसद की राजनीति में बड़े बड़े लोग, हम सब लोग देखते हैं और समाज जीवन में भी अनेकों ऐसे छात्र संघ के प्रत्याशी रहे जिन्होंने जाकर के बड़े बड़े नाम रोशन किए। हम ये मांग करते हैं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव युवाओं के बीच में एक उत्सव का विषय होता है और सरकार से भी हमारा विनम्र आग्रह है कि छात्र संघ चुनाव शुरू किए जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद बड़े बड़े आंदोलनों से कभी भी पीछे नहीं हटाए और हम पूरे राजस्थान में भी इसको लेकर के एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। कुणाल, इन सब के बीच एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जो दूसरे छात्र संगठन हैं वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने चुनाव पर जो लगी रोक थी उसको बहाल नहीं किया। यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो प्रदर्शन कर रही है उसके भीतर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत सरीखे जो नेता है कांग्रेस के, जिनकी पिछली सरकार में इन चुनाव पर रोक लगाई गई थी, स्थगित किए गए थे, उनके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। उनकी तस्वीरें चस्पा की गई हैं। जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और अब से अगर कुछ देर बाद ये यहाँ से नहीं हटते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ से इनको हटाने का जो है प्रयास भी यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है और एक बार फिर से जो है आपने प्रदर्शन किया है। मैं छात्र संघ चुनाव को, जिन्होंने छात्र संघ चुनाव की हत्या की थी वह कांग्रेस सरकार थी, उसके अलावा मैं एनुशाही जो आज छात्र संघ चुनाव कराने के लिए ट्विटर खेल रही है उस गैंग को भी कहना चाहता हूं और एनुशाही से और कांग्रेस सरकार दोनों से कहना चाहता हूं, आप छात्र संघ चुनाव के नाम पे जो धांधली करके और बंद करके गए, युवाओं के भविष्य को जो कुचल के गए, हत्या करके गए, आपके हाथ आज भी खून में सने हुए हैं। आप ट्विटर पे तो छात्र संघ चुनाव बहाली की बात कर लेते हो, जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं करते हो। उसके अलावा एनएसआई को मैं कहना चाहता हूं, आपने ना तो अभी तक छात्र संघ चुनाव के लिए 2 साल के अंदर अपने बैनर तले एक भी प्रदर्शन नहीं किया है। आपका ट्विटर खेलने से काम नहीं चलेगा। आप युवाओं के नुमाइंदे तो बन जाते हो, लेकिन कैंपस के अंदर आप काम कहां पे करते हो? विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो 24 की समस्या को सुनता है और उनका समाधान भी कराता है। हम इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आप छात्र संघ चुनाव को, जो कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ की हत्या की थी, उसे बहाल करें और युवाओं को विधानसभा में और लोकसभा के अंदर युवाओं की आवाज को उठाने का मौका मिले। देखिए दीपक, कुल मिला के कहें कि जो तमाम छात्र संघ संगठन की बात कर ले, उनके द्वारा जो है लगातार अब इस मांग को जो है, क्योंकि आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव की जो तारीख है वो यहाँ पर पिछले 15 दिन में अगर हम बात करें तो 10 से ज्यादा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किए जा चुके हैं। हम बात कर लेते हैं, भारत भूषण जी हमारे साथ मौजूद है। भारत जी, लगातार मांग कर रहे हैं क्योंकि अब सरकार आपकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो सरकार है जिस पर युवाओं ने भरोसा दिखाया।
हम आज आंदोलन इसलिए किया है कि जो लोग अब प्रदेश में नैरेटिव फैलाने का कोशिश करते हैं एनएसयूआई के कांग्रेस के लोग, हम उनको याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने जो कुकर्म किए छात्र संघ चुनाव को बंद किया उसको भूलिए मत। हम याद दिलाने के लिए आए और वर्तमान सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि छात्र संघ चुनाव की तरफ प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनईपी को सुचारू रूप से ठीक करने के बाद आपको छात्र संघ चुनाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप अशोक गहलोत और एनएसयूआई की तरफ बेशर्मी से पेश नहीं आना, छात्रों के साथ छात्र हितों के लिए निर्णय आपको करना चाहिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार नहीं मानती है? अभी हम सरकार से और विश्वविद्यालय के कुलपतियों से प्रवेश प्रक्रिया ठीक करने का आग्रह कर रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया ठीक होने के बाद हम छात्र संघ चुनाव की तरफ और उग्र आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे छात्र संघ चुनाव के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में तमाम जो कुलपति हैं उनसे वार्तालाप होगी, सरकार के नुमाइंदों से वार्तालाप होगी। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार है और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकें, तमाम जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर दीपक नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। चलिए कुणाल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुणाल भटनागर मेरे सहयोगी जयपुर में जो सीधे तस्वीरें आपको बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर चल रहा है। छात्र संघ चुनावों पर जो लगी रोक है उसे बहाल करने के लिए जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो भी चुनावी जो प्रदर्शन के मैदान में वो कूद पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी के चाणक्य के तौर पर मशहूर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कल दोपहर तकरीबन 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे। 12:10 पर एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और दोपहर तकरीबन 12:30 यानी कि 12:30 बजे दादिया पहुंचने का अमित शाह का कार्यक्रम है। 12:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक वो सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है दादिया में, उसमें अमित शाह शामिल होंगे बतौर सहकारिता मंत्री। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी अमित शाह सौंपेंगे। दोपहर 2:30 से लेकर 3 बजे तक दादिया गांव में उनका भोजन करने का कार्यक्रम है। तकरीबन 3:05 पर दोपहर में दादिया से वो रवाना होंगे। 3:25 पे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग 5 मिनट एयरपोर्ट पर रुकने के बाद में तकरीबन 3:30 बजे वो वापस से रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं और कल वो राजधानी जयपुर में दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर तकरीबन 12 बजे उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो दादिया के लिए रवाना होंगे। रोजगार उत्सव का कार्यक्रम, सहकार सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस दोनों कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे बतौर मंत्री, बतौर मुख्य अतिथि। इस दौरान चयनित अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि अमित शाह अपने तकरीबन 2 घंटे की सभा के बाद में, कार्यक्रमों के बाद में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद में दादिया में ही भोजन करेंगे। आधे घंटे के लिए वो दादिया में रुकेंगे जहां पर वो भोजन भी करने वाले कल दोपहर में। उसके बाद वो जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे बढ़ते बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे की। तो शहर के रानपुर, अनंतपुरा, बरडा बस्ती का उन्होंने दौरा किया है। बारिश के दौरान बस्तियों में जो जलभराव हुआ है और जलभराव से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा यहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लिया है। दरअसल जो ओम बिरला हैं वो यहां से सांसद भी, स्थानीय सांसद हैं। रानपुर नाले में बहकर आए पठारी पानी को आगे के लिए डाइवर्ट करने के प्लान बनाने के निर्देश भी उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को दिए हैं। तो देश की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जो कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद भी, स्थानीय सांसद हैं और ऐसे में अपने खुद के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर ओम बिरला हैं। इस दौरान पानी जो बरसा आसमान से वो कुछ लोगों के लिए आफत भी बना है। जलभराव भी कुछ बस्तियों के अंदर हुआ है और ऐसे में वहां पर पहुंचकर लोकसभा स्पीकर ने खुद ने नुकसान का जायजा लिया है। पानी को डाइवर्ट किस तरीके से किया जाए, बरसाती पानी को, उसको लेकर प्लान तैयार करने के निर्देश भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अधिकारियों को दिया। उनके साथ में तस्वीरों में आप अगर भी नजर आ रहे हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्हें लोकसभा के स्पीकर ने निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्होंने और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को इसके लिए बाबत पत्र लिख दिया है। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आग्रह उनसे किया गया है। इस पत्र में
लिखा गया है कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो संसद के आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग अब तेज हो गई है। लोकसभा में और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, उन दोनों ने पत्र लिखकर देश की सरकार से मांग की है कि केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी को एक्सटेंशन मिला है। राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर यह 5वां एक्सटेंशन उन्हें मिला है। अगले 3 महीने तक राजस्थान के एसजी आरडी रस्तोगी रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर उन्हें 5वां एक्सटेंशन मिला है और अगले 3 महीने तक राजस्थान के एसजी आरडी रस्तोगी रहने वाले हैं। खबर भरतपुर से है। यहां पर नगर निगम द्वारा विकसित की गई जवाहर नगर कॉलोनी अब जलभराव और अव्यवस्था का कारण बनती जा रही है। भरतपुर विकास प्राधिकरण की श्रेष्ठ और सुविकसित कॉलोनियों में शुमार है ये कॉलोनी। बारिश के बाद कॉलोनी के मुख्य चौराहे समेत अधिकतर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। स्थानीय निवासियों को अपने घरों से बाहर निकलने में कठिनाइयों का यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी जगह जगह जमा होने से मच्छरों और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। ये भरतपुर की जवाहर नगर कॉलोनी है और वो कॉलोनी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जलमग्न है। यहाँ पर पानी भरा है सड़कों पर, लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानियां हो रही हैं और कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों को आमंत्रण निमंत्रण भी ये जलभराव दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। यहां पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में ए श्रेणी की नाकेबंदी आज रात में की जाएगी। 12 बजे तक पूरे प्रदेश में ये नाकेबंदी होगी। समस्त थानाधिकारी अपने क्षेत्र के नाकेबंदी स्थान पर मौजूद रहेंगे। समस्त एसीपी अपने क्षेत्र के नाकेबंदी स्थलों का निरीक्षण करेंगे और पर्यवेक्षण भी करेंगे। फोटोग्राफी कर जिले के उच्चाधिकारियों को प्रेषित भी इस नाकेबंदी की तस्वीरें की जाएगी। तमाम डीसीपी एएसपी कम से कम 2 स्थानों पर नाकेबंदी का स्वयं निरीक्षण करेंगे, संपूर्ण कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेंगे। नाकेबंदी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रिकॉर्ड का संकलन कर अपने कार्यालय में उन्हें रखना भी होगा, संग्रहित करना होगा। राकेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस ए श्रेणी की नाकेबंदी को लेकर? देखिए, डीजीपी के निर्देश पुलिस मुख्यालय से परसों जारी हुए थे, जिसमें बीते जो सुबह है 2 घंटे की नाकाबंदी की गई थी। इसी की तर्ज पे आज रात 10 बजे से रात 12 बजे तक ये नाकाबंदी रहेगी, जिसमें तमाम जो थाने के थानाधिकारी हैं उनके ए श्रेणी नाकाबंदी पॉइंट है, उसमें ये नाकाबंदी पर तैनात रहेंगे। आने जाने वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा तो उसको पूछताछ की जाएगी और दौरान गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि पूरे मॉनिटरिंग ये जिला एसपी और जो कमिश्नरेट है जोधपुर जयपुर में उनके डीसीपी करेंगे। नाकाबंदी को वो चेक करेंगे, 2 स्थानों पे जाके खुद फोटोग्राफी करेंगे और जो नाकाबंदी शुरू होगी उसके बाद जो तमाम रेंज आईजी है, कमिश्नर है, वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही नाकाबंदी का जो ये टास्क है वो शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि जो अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास को चरितार्थ करने वाला होगा। चलिए ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है वो साकार हो सके, उसी को लेकर ये फैसला डीजीपी ने लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तमाम एसीपी अपने क्षेत्र के नाकेबंदी वाले स्थलों का निरीक्षण करें, रिकॉर्ड संग्रहित भी वो रखें। इसके लिए बाकायदा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करने के निर्देश दिए गए हैं। के सुल्ताना से बड़ी खबर है। यहां पर यमुना नहर की मांग पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। उपराष्ट्रपति के किठाना आवास की ओर किसानों ने मार्च भी किया है। सुल्ताना बाईपास पर पुलिस जाब्ते ने इन्हें रोक दिया। किसान सभा के बैनर तले दरअसल किसान जुटे थे। यमुना नहर का पानी शेखावाटी को दिलाने की मांग की जा रही है। काटनी नदी को पुनर्जीवित करने की मांग भी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
यमुना का पानी शेखावाटी को मिले, इसको लेकर किसान संघ के बैनर तले सुल्ताना बाईपास पर जो किसान थे वो कूच करने के लिए निकले उपराष्ट्रपति के आवास की तरफ, किठाना में जो उनका आवास है, और ऐसे में इन्हें पुलिस जाब्ते ने रोक दिया सुल्ताना बाईपास पर। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस जाब्ता यहां पर रोका हुआ नजर आ रहा है इन किसानों के प्रतिनिधि मंडल को। तो यमुना का पानी शेखावाटी को मिले, लिहाजा किसान संघ के बैनर तले ये तमाम जो किसान संघ के पदाधिकारी हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो उपराष्ट्रपति के किठाना आवास की ओर कूच करने के लिए निकले। हाथों में बैनर इनके था, झंडे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया बीच रास्ते में सुल्ताना बाईपास पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झुंझुनू के सुल्ताना बाईपास पर इन्हें रोका गया है। यमुना का पानी यमुना नहर के जरिए किसानों को मिल सके, लिहाजा किसानों ने यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति का जो किठाना का आवास है, उपराष्ट्रपति चूंकि वहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं वहां के, वहां पर किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। चूरू मुख्यालय पर बिदासर गौशाला में कुछ असामाजिक तत्वों ने गौशाला संचालकों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, संस्था की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर घटना की पूरी जानकारी गौ ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दादीच ने दी और लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। मौके पर रामप्रसाद, रेवत सिंह, नंदकिशोर आदि मौजूद रहे हैं। आज हम सब चूरू जिले के गौशाला संचालक प्रत्येक तहसील से प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं और हम हमारे एक बिदासर तहसील में गौशाला श्री बिदासर गौशाला, वहाँ पर गौशाला संचालकों के साथ कुछ कथित लोगों ने मारपीट की। इस मार्ग में आज आपको ज्ञापन देने के लिए गौशाला संचालकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जिन्होंने मारपीट की है उनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को परमिट है जो कि गौरक्षा के नाम अवैध काम कर रहे हैं, उनकी एक डोजियर तैयार हो। जिला कलेक्टर महोदय ऐसा तैयार करें और ऐसा एसपी साहब से भी हम निवेदन करेंगे। गाय की सिरें जो वास्तव में गौरक्षक है वो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, उनका हम सम्मान करते हैं और हमें किसी प्रकार की किसी पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गौशाला का व्यक्ति, ऐसी बाहर का सामाजिक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बेहतरीन गौसेवा कर सकता हूं, तो उनका हम सब। आजकल लोगों की जीवन शैली को देखते हुए अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की समय पर उपचार भी उन्हें नहीं मिल पाता और ऐसे में उनकी जान चली जाती है। तो इसी को लेकर ग्लोबल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से विवेक विहार स्थित फिटयोग संस्थान में सीपीआर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओपी बालोदिया, सवाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रॉमा स्किल लैब के डॉक्टर नेहा अग्रवाल और डॉक्टर रमेश चौधरी ने सीपीआर की जानकारी दी, ताकि कार्डियक अरेस्ट आने पर आपातकालीन स्थिति में किस तरह इंसान की जान को बचाया जा सके, इसकी जानकारियां दी गई है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इशिता बिंद्रा ने सभी अतिथियों को पौधे भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।